friends, welcome to Forex Pro Guru. Relationship between global equity market and डॉलर, ये आज का वीडियो का सब्जेक्ट है। हमने लास्ट कुछ वीडियोस जो थे वो कोरिलेशन पे हमने बनाए थे। सबसे पहला वीडियो हमने देखा था डॉलर और गोल्ड के बीच में कोरिलेशन, उसके बाद देखा था ऑयल एंड गोल्ड के बीच में कोरिलेशन, और आज हम देख रहे हैं ग्लोबल इक्विटी मार्केट और डॉलर के बीच में कोरिलेशंस। तो अल्टीमेटली जितनी भी ज़्यादा मूवमेंट वाले जितने भी पेयर्स हमने देखे थे, जैसे कि सबसे पहला हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मूवमेंट कहाँ जनरेट होता है, गोल्ड में जनरेट होता है, ठीक है, जो वॉलेटाइल काफ़ी रहता है। उसके बाद में ऑयल, जो कि अलग अलग अपनी कह सकते हैं कि फंडामेंटल न्यूज़ के कारण या कुछ ऐसे इवेंट्स के कारण बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। और आज जो हम देख रहे हैं वो है ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स। तो वो किस तरीके से फॉरेक्स को कोरिलेट करते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। देखिए, कनेक्शन अगर हम समझने की बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि स्ट्रॉन्ग अगर स्टॉक मार्केट होता है, मजबूत स्टॉक मार्केट होता है, तो ऑब्वियसली वो करेंसी को स्ट्रॉन्ग करेगा जिस कंट्री का वो स्टॉक मार्केट है। और अगर स्टॉक मार्केट वीक है तो उस कंट्री की करेंसी भी वीक होगी। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखिए, ग्लोबल इक्विटी मार्केट में आप ये देखिए कि किसी भी कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कोई इन्वेस्टमेंट जाता है, जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई इन्वेस्टर है, वो यूएस की इक्विटी मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, रुपीस को डॉलर में कन्वर्जन करके देन फिर वो डाउ जोन्स, नैस्डैक या वॉटेवर जिस वो इंडेक्स में काम करना चाहता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। तो क्या हुआ कि रुपीस जो था उसको कन्वर्ट किया गया डॉलर से, और उसी डॉलर से फिर उसने अकाउंट के ऊपर वहाँ पे बाय सेल किया। तो क्या हुआ, डॉलर की डिमांड बढ़ी, रुपीस की डिमांड घटी, तो आईएनआर रुपीस का जो रेट है उसमें फर्क आएगा। सो जब भी इस तरह का कोई भी बूम आता है, इस तरह का कोई भी स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से राइज करता है, तो वहाँ की कंट्री की करेंसी भी मजबूत होती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इक्विटी मार्केट है। देखिए, इक्विटी मार्केट से मैं कनेक्शन आपको समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेन इक्विटी ग्लोबल मार्केट कौन कौन से हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए। देखिए, सबसे पहला उसमें इक्विटी मार्केट में हम देखते हैं, पहला इंडेक्स है डाउ जोन्स, जिसको डाउ 30 भी कहा जाता है, यूएस 30 भी कहा जाता है। अलग अलग इसके सिंबल्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन ब्रोकर्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज कहा जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म में डाउ कहा जाता है। ये टोटल 30 पब्लिक जो कंपनीज होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, उनकी ट्रेडिंग यहाँ पे की जाती है, और उसका ये एक इंडेक्स होता है। यानी 30 कंपनीज के शेयर्स का एक कंसोलिडेटेड एक वेटेज इंडेक्स बनाया जाता है। उस इंडेक्स पे हम लोग काम करते हैं, जिसको डाउ जोन्स कहते हैं। और डाउ जोन्स वन ऑफ द टॉप रेटेड इंडेक्स इन यूएस, और सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किया जाने वाला इंडेक्स भी है। इसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि अगर किसी भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझना है, इकोनॉमिक सेंटिमेंट को समझना है, तो वहाँ के स्टॉक मार्केट को क्लोजली देखा जाता है। तो डाउ जोन्स भी उसमें से एक है। और डाउ जोन्स में किस तरह की कंपनीज हैं, तो देखिए, एप्पल, मैकडोनल्ड, डिज्नी और नाइकी, इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स जहाँ पे लिस्टेड हैं, उस इंडेक्स की एक अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस ही बढ़ जाती है। तो डाउ जोन्स पे आप हमेशा ध्यान रखिए, और उसके मूवमेंट को आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें नोटिस में आएंगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं S&P 500, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500। ठीक है, इसको S&P 500 कहा जाता है। ये भी एक तरीके का वेटेज इंडेक्स है, और वो है 500 अमेरिकन कंपनीज का, यानी काफ़ी बड़ा इंडेक्स भी हम इसको कह सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि सबसे पहले तो डाउ जोन्स की हम बात करते हैं कि डाउ जोन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का नंबर आता है। और वो इसीलिए आता है क्योंकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो काफ़ी ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि यूएस के म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में और उस तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इकोनॉमी में एक अलग तरीके से आती है। तो यूएस डॉलर का इसमें एक सीधा इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। तो S&P 500 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डाउ जोन्स है। इसके बाद में हम देख रहे हैं नैस्डैक, जिसको हम नैस 100 या यूएस 100 भी कहा जाता है, अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अब डिपेंड्स ऑन ब्रोकर। नैस्डैक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सचेंज जिसको हम कह सकते हैं, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस, इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे हम देखते हैं तो टोटल 3700 कंपनीज का कंप्राइजिंग एक इंडेक्स बना है, वेटेज इंडेक्स, जो कि नैस्डैक में हम काम करते हैं तो हमको दिखता है। और ये भी वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड के जितने भी स्टॉक मार्केट्स है उसमें से एक ये स्ट्रॉन्ग
मार्केट कहलाता है। इसके बाद अभी तक हमने जितने भी इंडेक्स देखे थे वो सारे यूएस के थे। अब जो इंडेक्स हम देख रहे हैं यानी निकेई, वो जापान का इंडेक्स है जिसको जेएपी यानी जैप 225 या निकेई 225 भी कहा जाता है। 225 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे टॉप 225 कंपनीज के हम इंडेक्स देखते हैं, वेटेज इंडेक्स जो होता है वो, इसीलिए इसका नाम निकेई या जैप 225 हम बोलते हैं। और ये भी जापान का सबसे बड़ा इंडेक्स है और वहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से इसको क्लोजली देखा जाता है कि किस तरीके से जापान की इकोनॉमी कहाँ किस दिशा में जा रही है। और इसमें जो कंपनीज इंक्लूड है जिन जो लिस्टेड है वो है टोयोटा, जापान एयरलाइंस और फूजी फिल्म्स। तो ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। उसके बाद हम देखते हैं डेक्स, डेक्स 30 या जर्मन 30। डेक्स जो है वो जर्मन का इंडेक्स है। ये भी एक बहुत बड़ा एक्सचेंज हम कह सकते हैं जर्मनी के। देखिए यूरोप जो यूरोपियन यूनियन है उसमें सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो जर्मनी है। तो यहाँ पर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी वो ये है कि यूरोप के अंदर अगर जर्मनी में किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट यूरोप पे, पूरे यूरोप पे और यूरो करेंसी पे सीधा पड़ता है। तो इसीलिए डेक्स को बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है क्योंकि ये 30 ब्लू चिप कंपनीज जो होती है उसका एक वेटेज एवरेज है जिसके अंदर ये फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करता है। और इसमें यूरोजोन की बहुत बड़ी एक हम कह सकते हैं कि रोल भी वो प्ले करता है डेक्स अपने आप में। और इनमें कौन कौन सी कंपनीज है जिनके शेयर लिस्टेड है, तो वो है एडिडास, बीएमडब्ल्यू, डॉइश बैंक। तो काफ़ी प्रेस्टिजियस है, ठीक है। तो ये सारे इंडेक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वही इंडेक्स हैं जो आप देखेंगे कि हम अगर मान लीजिए 0.01 या 0.10 का भी ट्रेड अगर इसमें पूरे दिन भर चलाते हैं ना, तो आपको कम से कम भी $500 से लेकर $1000 की मूवमेंट ये देता है अप और डाउन में। तो काफ़ी हम कह सकते हैं वोलेटाइल होते हैं ये इंडेक्स। इसीलिए इन इंडेक्स को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर वे में प्रॉफिट लें तो इन इंडेक्स को समझने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि देखिए सबसे पहले हमने देख लिया कि स्टॉक मार्केट बेसिकली कौन कौन से हैं जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट किस तरीके से दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। सबसे पहला उसमें हम पॉइंट देख रहे हैं निकेई वर्सेस यूएसडी जेपीवाई। निकेई जैसे मैंने आपको बताया था जापान का इंडेक्स है जिसको जेएपी यानी जैप 225 भी कहा जाता है और उसका हम कोरिलेशन देख रहे हैं यूएसडी जेपीवाई के साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इकोनॉमिक रिसेशन जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था यानी 2007-2008 में जो रिसेशन आया था जो कि यूएस से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो तब तक हम कह सकते हैं कि कभी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी 2007 में जिनकी नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आई थी, ठीक है। और उस टाइम पे निकेई और यूएसडी जेपीवाई एक तरह से इनवर्सली कोरिलेटेड थे दोनों, ठीक है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे वो ये मानते थे कि परफॉर्मेंस ऑफ जापानीज स्टॉक मार्केट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि क्या स्टेटस है कंट्री का। तो निकेई जो है वो एक तरीके से येन को स्ट्रेंथ देता था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ की जो करेंसी है लोकल वो भी राइज करती है वैल्यू के अंदर। एक चार्ट से हम समझ लेते हैं। निकेई और यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है जिसमें डेटा जो हमारे पास में है वो 2000 से लेकर 2011 अप्रॉक्स 11 ईयर्स का डेटा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि 2007 के बाद में जब हम कह रहे हैं कि ये दोनों का जो रिलेशन हो चुका है वो एक तरीके से पॉजिटिवली कोरिलेटेड हो चुका है। यानी अगर मान लीजिए निकेई ऊपर जा रहा है तो यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर है, निकेई अगर नीचे है तो यूएसडी जेपीवाई भी नीचे, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन 2007 के पहले को आप देखिए तो 2001 से अगर हम देखते हैं तो दोनों जो रिलेशन था दोनों के बीच में वो नेगेटिव था। यानी अगर यूएसडी जेपीवाई ऊपर है तो निकेई नीचे था। तो इस तरह के रिलेशन को हमेशा ध्यान में रखिए कि ये क्यों होता है और इसके पीछे कौन कौन सी ऐसे इकोनॉमिकल इवेंट है। कुछ न्यूज़ भी ऐसी होती है जो कि इसमें सीधा इफेक्ट डालती है, तो इसको आप हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप निकेई पे ट्रेड करें तो यूएसडी जेपीवाई को ज़रूर आप फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यूएसडी जेपीवाई और डाउ जोन्स का दोनों के बीच का रिलेशन। देखिए ये एक सिंपल अगर हम देखते हैं तो ये भी उसी तरीके का रिलेशन है। अगर हम देखते हैं 2007 तक का जो रिलेशन था वो एक तरीके से दोनों का नेगेटिव कोरिलेशन था, मतलब कि यूएसडी जेपीवाई ऊपर जाता था तो डाउ जोन्स नीचे आता था। लेकिन हमने देखा कि 2005 से लेकर
7 तक दोनों का रिलेशन बिल्कुल पॉजिटिव हो चुका था। मतलब अगर डाउ जोन्स ऊपर जा रहा है तो यूएसडी जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है। और 2008 के बाद में देखिए, जब जो 2008 में जो एक बहुत बड़ी मंदी आई थी, तो उस टाइम पे आप देखिए कि स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश कर गया था। आप देखिए 2008 के बाद जो लाइन बनी हुई जो 2009 तक है, यानी मार्केट पूरे एक साल तक गिरा रहा। लेकिन जिस गति से, यानी मैं कह रहा हूँ जिस स्पीड से डाउ जोन्स नीचे गिरा है, उस स्पीड से यूएसडी जेपीवाई नहीं गिरे थे। तो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि करेंसी हमेशा सेफ क्यों रहती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो वो इसीलिए रहती है क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कभी भी मार्केट पूरी तरह से क्रैश नहीं होता है। जैसे स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो सकता है, लेकिन करेंसी पूरी तरह से क्रैश नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे उस कंट्री की पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक का हाथ रहता है। तो इसीलिए करेंसी में ट्रेड करना ज़्यादा सेफ रहता है। तो ये इस चार्ट से हम समझ सकते हैं कि 2008 से लेकर 2009 के बीच में जो बिल्कुल हम कह सकते हैं सडन एक बिल्कुल नीचे की तरफ एक ग्राफ गया है, उतना यूएसडी जेपीवाई में नहीं गया है। तो हमें क्या करना है कि डाउ जोन्स और यूएसडी जेपीवाई को क्लोजली मॉनिटर करना है। देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में एक और रिलेशन ऐसा है कि जब जब भी ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है, या हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल किसी तरीके का अगर डिस्टरबेंस आता है, इकोनॉमी सही नहीं चल रही, तो लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो पैसा कहाँ लगाते हैं? वो पैसा लगाते हैं करेंसी मार्केट में, या हम कह सकते हैं कमोडिटी मार्केट में, जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया। या अगर हम देखते हैं कि करेंसी मार्केट में कहाँ लगाएंगे, करेंसी मार्केट में दो करेंसीज को सेफ हेवन माना गया है। पहला है डॉलर और दूसरा है जेपीवाई। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ वो है यूरो जेपीवाई को अगर हम देखते हैं एज अ लीडिंग इंडिकेटर फॉर स्टॉक, तो वो कैसे है? तो यूरो जेपीवाई भी बहुत ही हाईली कोरिलेटेड है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर जब भी इकोनॉमिकल किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आता है, तो लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट से निकाल के वो ट्रांसफर कर देते हैं जापान में। तो यूरो जेपीवाई को इस तरीके से देखा गया है कि जब जब भी ऐसा हुआ है तब यूरो करेंसी जो है वो डाउन हुई है और जेपीवाई जो अप हुआ है, तो यूरो जेपीवाई कुल मिला के नीचे आया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे लाइन लिखी है कि विथ मनी flowing out of this market we usually see euro jpy falls as a trader run out of a cover। ठीक है, एक चार्ट से और भी समझते हैं कि देखिए यूरो जेपीवाई को एसएनपी से जब हमने इसको कंपेयर किया है, तो ब्लू वाली जो लाइन है वो एसएनपी 500 की है, जो रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं वो यूरो जेपीवाई की है। तो जब जब भी यूरो ऊपर गया है तब तब हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट नीचे गया है। ठीक है, और जब जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गया है यूरो जेपीवाई ऊपर गया है, इसका वाइस वर्स भी हम देख रहे हैं। तो इस तरह का कोरिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। और अभी आज की कंडीशन आप क्या देख रहे हैं? आज की कंडीशन भी वही है, यूरो जेपीवाई ऊपर है और स्टॉक आप देखिए कहाँ जा रहे हैं। दोनों के बीच का रिलेशन आपको साफ पता चल जाएगा। और उसी तरीके का मैंने आपको एक कंक्लूजन गोल्ड में भी बताया था कि जब जब भी इकोनॉमी के अंदर आप देखते हैं कि कभी भी ऐसी डिस्टर्बेंस वाली स्थिति होती है, जैसे ये कोरोना के कारण हुई है कि काफ़ी इकोनॉमीज जो है वो एक तरीके से डिस्टर्ब हो गई हैं, तो उस कारण से क्या हुआ है, लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। तो गोल्ड में हमने वो रेट देखी जो कि एक तरीके से हिस्टोरिकल लेवल था $2075 का। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। आप अपने कोई भी सुझाव हो, सजेशंस हो, वेलकम है। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। आपके सजेशन वेलकम रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।